ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खास मेहमान लगातार बने हुए हैं और सवाल फिर वही, जॉर्ज सोरोस का नाम एक बार फिर से आ गया है। बिहार इलेक्शन में वक्त कम बचा है, उधर वोटर अधिकार यात्रा में आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो उनके बयान होते हैं उन पर ही रिएक्ट करते हुए बीजेपी ने तमाम सवाल पूछ लिए और इसी दौरान आ गया जॉर्ज सोरोस का नाम भी। संजीव कौशिक जी, ये जो अलग अलग तरह के बयान हैं ये चलते रहेंगे और मुझे ऐसा लगता है जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तब ये बयानबाजी के दौर भी बढ़ जाते हैं, फिर वो दल बदल वाली प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। लेकिन जॉर्ज सोरोस ही क्यों और बार बार ही क्यों, ये मुद्दा खत्म क्यों नहीं हो रहा? इसका उद्देश्य साफ लोगों को भी समझ में आ रहा है, क्योंकि चुनाव बिहार में है और बिहार के चुनाव में जॉर्ज सोरोस की क्या भूमिका हो सकती है। लोग तो ये जानना चाहेंगे ना, बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दे पे होना है। बिहार की जनता तय करेगी कि हमारे लिए जो वर्तमान में जो सरकार है वो बेहतर काम कर रही है या इसको बदलने का प्रयास किया जाए। तो बिहार के चुनाव, ये चूंकि स्थानीय राज्य का चुनाव है तो उस पर केंद्रित होना चाहिए। एक चीज और मुझे समझ में आया कि अभी भाटिया जी ने जो कहा कि सीएसडीएस के संजय कुमार इतना मोटा फाइल देते थे और उसी फाइल के आधार पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और एक दिन अचानक सीएसडीएस के संजय कुमार ने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमसे त्रुटि हो गई, हमारे सारे ये रिकॉर्ड फर्जी थे या गलत थे और बात कहानी खत्म हो गई, उन्होंने माफ कर लिया। अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि उसी के आधार पर राहुल गांधी चर्चा आगे चला रहे थे। दो बातें इससे निकल के आती है, क्या सीएसडीएस के संजय कुमार इतने हल्के व्यक्ति हैं कि इतनी मोटी फाइल लेकर के वो जो रिपोर्ट लोगों के बीच में रख रहे थे, देश की जनता के सामने रख रहे थे, वो इतना फर्जी निकलेगा कि एक ट्वीट कर देने से मेरा वो फाइल गलत था या हमसे मिस्टेक हो गई, सारी बात कहानी खत्म हो जाती है। वो खुद संदेह के घेरे में आज के वक्त में आ गए हैं। और दूसरी बात, अभी एक और बात रतिंदर जी ने कहा कि इससे पहले के सरकारों में क्या हुआ है, लोगों ने देखा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन के लोगों को राज्यपाल या कौन किस किस जगहों से उपकृत किया गया है। तो क्या सचमुच में एक बार पुनः वही बात दोहराई जा रही है जो सरकार सत्ता में बनी हुई है? ये कहने में कोई शर्म की बात नहीं है कि पिछली सरकारों ने ऐसा किया इसलिए हम कर रहे हैं, आप पूछने वाले कौन होते हैं? इस तरह के सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता ये बात तय करेगी इस बार कि जो सरकार पिछले 20 सालों से वहां पे जमी हुई है, बिहार के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं आज भी? ये बात पूछेगी सत्ता से। और 20 साल में भी तो कितनी अनिश्चितता देख ली, कभी कोई किसी के साथ जा रहा है, कोई किसी के साथ जा रहा है, लार्जेस्ट पार्टी सत्ता से बाहर हो जा रही है, ये भी तो ठीक नहीं। मूल बात यह है रचना कि बिहार की जनता को इस बात तय करना है कि 20 सालों से जो सरकार बनी हुई है, क्या सचमुच में वो सुशासन ला पाई है? क्या सचमुच में विद्यार्थियों को वो जगह दिला पाई है? बेरोजगारों को बाहर जाने से रोक पाई है? क्या सचमुच में वहां इंडस्ट्री स्थापित करा पाई है कि लोग वहीं पर रोजगार करें? क्या सचमुच में उन बिहारियों का सम्मान जिन्हें महाराष्ट्र में, गुजरात में, अलग अलग स्टेट में जिस तरह से उनके साथ बदसलूकी की जाती है, वो सम्मान खोया हुआ वापस आ पा रहा है? सचमुच में बिहार के लोगों को बिहार के उस सरकार पर नाज है जो सरकार पिछले 20 सालों से काम कर रही थी? या फिर बदलाव चाहती है बिहार की जनता, या फिर युवाओं पर भरोसा दिखाना चाहती है जनता? जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में तस्वीरें दिख रही हैं, उन्हें नकारा तो नहीं जा सकता, नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। हाँ, यह भी हो सकता है, मैं कोई तरफदारी नहीं करूंगी, जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत सी भीड़ राहुल गांधी के साथ साथ में चली थी, लेकिन उस तरीके से कांग्रेस उन्हें वोट बैंक में तब्दील कर पाने में कामयाब होती नहीं है। लेकिन रतिंदर जी, अगर बिहार में वाकई सुशासन होता तो क्या अपराध का ग्राफ ऐसा होता? अगर वाकई सुशासन होता तो हर साल खबर आती है शराब पीने से मौत, जबकि शराबबंदी है बिहार में। अगर सुशासन होता तो क्या इसी तरीके से पुल टूट रहे होते, सड़कें नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है? और जो तस्वीरें हैं उन्हें नकारा तो बिल्कुल नहीं जा सकता। बाढ़ बारिश में फिर वही व्यवस्था दिखाई देती है, स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई दूर दूर तक ओर छोर मिलता नहीं। अगर सुशासन की सरकार होती, अगर लोग इतने ही संतुष्ट होते, फिर तो खुशहाली होनी चाहिए थी ना। मैडम, मैं आपको ये बताऊं, कोई भी सरकार काम करती है, उसको कोई भी काम करने के लिए समय चाहिए और समय लगता है। कितना समय? लेकिन अब मैडम, मेरी पूरी बात खत्म होने दीजिए। मैंने सब बिहार में, पटना में वो समय देखा है लालू यादव जी के टाइम पे, जब आप दुकान के बाहर बोर्ड नहीं लगा सकते थे, रंगदारी इतनी चरम सीमा पे थी। वो समय मैंने बिहार में, पटना में देखा है। आप बाहर नहीं निकल सकते थे, जब इतनी ज्यादा रंगदारी चलती थी, गुंडागर्दी चलती थी, लोगों को अगवा कर लिया जाता था, इतना ज्यादा कानून व्यवस्था का बुरा हाल था बिहार में पूरे। आज वो हाल बिहार में नहीं है। बिहार की जनता उस राज को उस समय को भूली नहीं है। अभी बिहार बड़ी मुश्किल से उस समय से बाहर आया है। बिहार में आज आप बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पलायन
रुका नहीं है, 100% नहीं रुका होगा, लेकिन बहुत कम हो गया है। आज हम लोग दिल्ली में इंडस्ट्री चलाते हैं, हम लोग यहाँ फैक्ट्रियां चलाते हैं, पंजाब में खेती होती थी, बिहार से वर्कर आता था, आज 15 दिन में 30 से ज्यादा हत्याएं हो गई थी। आप कह रहे हैं अपराध का ग्राफ सुधर गया, आज हम बिहार से ही हैं। कम हो गया। अरे मैं अभी की बात कर रही हूँ सर, 1 महीना पहले कब से सुधार की बात कर रहे हैं आप? हर दिन क्राइम हो रहा था, हर दिन केसेस सामने आ रहे थे, हर दिन हत्याएं, इनफैक्ट एक दिन में 2-2, 3-3 हत्याएं हो रही थी। हमने डेटा भी चलाया, बिहार से ही हैं। तो हम भी वहीं से भैया, हम भी पटना से ही हैं। हमने भी समय देखा है। आप दोनों का बिहार लगता है अलग है, आप दोनों का बिहार लगता है अलग है। एक बिहार में क्राइम खत्म हो गया, एक बिहार में क्राइम अभी बना हुआ है। हालांकि जो न्यूज में है उसमें क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ था, ठीक है। आपको ऐसा लगता है? आपको ऐसा लगता है? इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं चुनाव हारता हुआ देखकर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस 90 चुनाव हार चुकी है। ये तो बड़ा आंकड़ा भी रख दिया अनुराग ठाकुर ने। राहुल गांधी की हताशा साफ तौर पर दिख रही है, ये अनुराग ठाकुर का कहना है। उनका ये कहना है कि हताशा इसलिए है क्योंकि हार कांग्रेस को समझ में आ गई है। इलेक्शन हारने वाले बिहार में आरोप पहले लगाने शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी विस्तार में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर इस पर अपनी टिप्पणियां की और निर्णय दिए। अगर श्रीमान राहुल गांधी जी और अन्य विपक्षी दलों का अगर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर से विश्वास उठ चुका है तो दुर्भाग्य है। तो एक एसआईआर की जो बात करते हैं उसमें हमने आंकड़े देकर कहा था कि अगर यही आंकड़े हैं तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश जी से लेकर स्टालिन जी तक सब लोगों के चुनाव क्या ऐसे ही हुए हैं? तो उनको तो इस्तीफे सबसे पहले दे देने चाहिए। बात कह दी है, कह रहे हैं कि जीतते हैं तब कुछ याद नहीं आता, हारते हैं तो हताशा में इधर उधर आरोप लगने लगते हैं और 90 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में हार गई है कांग्रेस। गरिमा जी कुछ बोलेंगी? घंटे की डिबेट में इनके दो नेताओं के बयान आपने सुना दिए। इससे साफ परिलक्षित होता है कि हताशा, निराशा या बौखलाहट कांग्रेस में नहीं, भाजपा में ज्यादा दिखाई पड़ रही है। कभी रविशंकर प्रसाद आ जाते हैं तो कभी अनुराग ठाकुर आ जाते हैं। अरे अगर तुम चुनाव जीत रहे हो तो फिर इतना हमला राहुल गांधी पर बोलने का क्या फायदा है? फिर तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं करने दो। लेकिन मैंने बार बार इस बात को आपके चैनल पर यहाँ कहा डिस्कशन के दौरान कि चुनाव आयोग हो या कोई भी संवैधानिक संस्था हो, यदि वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रही है, उसके ऊपर सवाल उठाने को राष्ट्र विरोध नहीं कहते, उसको देश विरोधी नहीं कहते, उसको देश को मजबूत करना कहते हैं। क्योंकि कोई भी संवैधानिक संस्था है, कोई भगवान तो है नहीं, त्रुटियां सबसे हो सकती हैं। हमने टीएन सेशन को भी देखा, टीएन सेशन का काल कैसा था चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। तो एक ऐसा मजबूत मुख्य चुनाव आयुक्त हमें चाहिए जिसकी रीढ़ की हड्डी हो। जो ज्ञानेश कुमार है वो तो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और उनका पूरा हिस्ट्री निकलकर सामने आ गई है कि कहां कहां किस किस ऑफिस में वो अमित शाह के सबऑर्डिनेट रहे हैं। तो ऐसे में वो भाषा भी उन्हीं की बोलेंगे। सवाल यहाँ ये उठता है कि हमारी वैचारिक मत भिन्नता अपनी जगह पर है, लेकिन देश की जो परंपरा है, जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, वो बची रहनी चाहिए। देश एक जुड़ा रहना चाहिए, देश सबसे सर्वोपरि है। अब ये किरण रिजिजू आते हैं, जो बीफ खाने वाले किरण रिजिजू हैं, वो आते हैं राहुल गांधी पर एक आरोप लगाते हैं और हिट एंड रन कर देते हैं। हम तो ये कह रहे हैं ना कि सस्ती राजनीति या सस्ती लोकप्रियता के लिए आप कोई भी व्यक्ति जब भी लेकिन बीजेपी एक सवाल ये भी पूछती है, सुनिए ना गरिमा जी, बीजेपी एक सवाल ये भी पूछती है कि जब आप लोग जीत जाते हैं, जब आपके फेवर में आ जाते हैं रिजल्ट, तब सब कुछ ठीक होता है, ईवीएम भी ठीक होता है, वोटर लिस्ट भी ठीक होती है। वो कह रहे हैं जब जीतते हैं तब कोई खामी नहीं, हारते हैं तो हताशा और आरोप पर आरोप। देखिए, हमने जहां जहां हम हारे हैं इस बात को आपको समझना होगा कि जहां हम हारे हैं हमने विद प्रूफ बताया है कि कैसे जो है तख्ता पलट किया गया। आपने पहले उत्तराखंड में देखा कि किस तरह का माहौल था। उत्तराखंड में तो 47 से हम गवर्नमेंट बना रहे थे, 70 विधानसभाओं का हमारा प्रदेश है, 47 कांग्रेस पार्टी ला रही है, ये सारे एग्जिट पोल कह रहे थे। अभी हाल ही में हरियाणा में आपने देखा
कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है जो नतीजे हैं वो उसी प्रकार से नहीं आते। राहुल गांधी जी कहीं जनसभा करते हैं तो लोगों के बैठने के खड़े होने की जगह नहीं होती, इतना अपार जनसमूह आता है और स्वतः आता है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स जो है हमारे पक्ष में नहीं होते। तो इस बात ने हम लोगों को हतप्रभ किया, हमने होमवर्क किया। हम जीएसटी रातों रात थोपने वाले या नोटबंदी रातों रात करने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी यदि आधार लाती है, मनरेगा लाती है, भोजन का अधिकार लाती है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसमें एक बदलाव नहीं होता। क्योंकि हम देश की जनता के ऊपर थोपते नहीं है। आज जीएसटी को गूगल करिए मैडम आप, जीएसटी के अंदर सैकड़ों नहीं हजारों संशोधन कर दिए गए, क्योंकि थोपने वाले को भी नहीं पता कि मैं क्या लागू कर रहा हूं, और हम जैसे लोग जिनके ऊपर लागू हुआ उनको तो आज तक समझ में नहीं आया जीएसटी है किस बला का नाम। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इनका होमवर्क अधूरा रहता है, और जब जब ये किसी घोटाले में फंसते हैं, जब जब ये बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों में फंसते हैं, तब ये विपक्ष के ऊपर जालसाजी का होमवर्क की कमी तो तब कही जाती है जब कोई फैसला या योजना लागू करने की बात होती है, फिर लोग सड़कों पर आते हैं, उन फैसलों को वापस लेने की बात कही जाती है, तब जरूरी होता है कि होमवर्क में कहीं कमी रह गई। राम कुमार जी जवाब देंगे गरिमा जी की बात। कानून थूक कर चाटना पड़ा, आज तक आप देखिए ना इनको थूक कर क्या क्या चाटना पड़ा है, लाए हैं फिर वापस भाषा तो अच्छी बोल लीजिए, गरिमा जी भाषा तो अच्छी बोल लीजिए, आप महिला भी हैं, आप नहीं कर लेते। जवान जिस समय अपने पीठ पर हैं और पाकिस्तान को फतह करने जा रहे हैं, उस समय सीज फायर कर देते हो। 56 इंची सीना आपका जो है सिकुड़कर 26 इंची हो जाता है। तो देश समझ गया है कि भाषण ही आपका शासन है। आपका जुबानी जमा खर्च जो आप लोग करते हैं चुनावी जनसभाओं में, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठा दूंगा, किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, काला धन 100 दिन में ले आऊंगा, और क्या क्या 15-15 लाख दूंगा, 2 करोड़। आप ही को टाइम दूंगी। जनता जो है 5 किलो राशन में अब बिकने वाली नहीं। जनता 5 किलो राशन कितने दिनों तक चलेगा भैया? आपका 5 किलो राशन भी दे दिया जनता को, राम नाम की लूट भी कर दिया आपने, सेना के पराक्रम और शौर्य पर भी राजनीतिक रोटियां सेक लिया आपने, लेकिन अब यह और ज्यादा नहीं चलेगा। काट की हांडी बार बार नहीं चलती। गरिमा जी आप बहुत दावे के साथ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में ये कह रही हैं कि अब ये नहीं चलेगा। अब ये जो फैसला है ना, ये जनता को समझ चुका है, इनका फैसला जनता को करना है। वोटर अधिकार यात्रा भी निकल रही है, लगातार लोगों को अवेयर करने का काम चल रहा है। ठीक है, शांत रहिए, शांत रहिए। आपने बहुत बातें बोल ली, आपकी सभी बातों का जवाब अब राम कुमार जी देंगे। शांत रह के सुनिएगा प्लीज। कौशिक जी से कहना चाहूंगा कि एसआर सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा है, पूरे देश में एसआर होना है, और देश में एसआर इसके लिए करना है कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए हैं, कांग्रेसी तो कहते हैं सिर्फ 11 साल में आए, 11 साल से है, कितने आपको या कौशिक जी याद होना चाहिए, सदन में एक उल्टनी कहते थे कि हमारे को सैनिक के जूते चप्पल लेने के लिए नहीं। एक दूसरा नेता कहता था देश का सोना भेजो, हमारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान थे, देश का सोना भेज दो। अरे ये देश का सोना बेचने की तो बात करते हैं, जात पात की अगर बात करेंगे, संजय कुमार की बात की हरियाणा की, तो वहां पे संजय कुमार ने जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया शाम तक जात पात जोड़ दी, लेकिन उस मुसलमान की जात कभी नहीं जोड़ी उन्होंने, कभी उन्होंने उसमें फर्क नहीं पैदा किया। संजय कुमार पहले से ही डाउट में है। और हमारी गरिमा बहन कह रही थी कि ये ऐसे ऐसे, अरे भाई वो सारे, और आपको जो पुरावा चाहिए था राजीव गांधी फाउंडेशन का बता दीजिए, मंत्रालय से गया है पैसा, नरसिम्हा राव की सरकार ने 100 करोड़ रुपया दिया, अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी फाउंडेशन से रिजाइन क्यों दिया, ये बताइए ना। और पीएम केयर और प्रधानमंत्री केयर दोनों सेम था। आप पीएम केयर इसके लिए बनाना पड़ा क्योंकि उसमें आपने रूल्स बनाया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही सही करेगा, इसके लिए पीएम केयर अलग से बनाना पड़ा। आपके कार्यकाल में भी होता था, कांग्रेस अध्यक्ष आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों कर दिया? परिवारवाद आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों कर दिया? आम जनता को क्या पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? क्या जनता जो इतना प्यार और विश्वास तुम पर लुटा रही है, तुमको प्रचंड बहुमत दे रही है, क्या उसको जानने का अधिकार नहीं है कि किसने कहा चंदा दिया? प्रधानमंत्री रावत श्राद्ध कोष में भी कांग्रेस अध्यक्ष सही थी, वो भी आरटीआई से बाहर है। क्या बात कर रही है? अरे केवल निवेदन कर रहे हैं, सबूत और साक्ष्य रखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, राहुल गांधी जी की तरह सारे सबूत रख दीजिए। राहुल गांधी जी ने तो सबूतों और तथ्यों के आधार पर किया है जो भी किया है, आप भी रख दीजिए। ये राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में जो ये चैनल पर बैठ के लब्बारी कर रहे हैं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए राम कुमार जी, मेरी सलाह है आपको। और अगर साक्ष्य सबूत है तो प्रस्तुत करिए जनता के सामने। ये जो आपके रविशंकर प्रसाद या अनुराग ठाकुर है, ये तो कुछ नहीं है आपके सामने।
ये तो खाली बेफजूल की बातें कर रहे हैं कि झूठे हैं तेजस्वी और राहुल गांधी। बता ही नहीं रहे कि कैसे झूठे हैं भैया, कैसे झूठे हैं बता ही नहीं रहे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार सत्ता पक्ष और विपक्ष है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इस तरह की लड़ाई है, ऐसा भी नहीं है पहली बार इस तरह के आरोप प्रत्यारोप है। मेरे साथ में दो राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक रतिंदर जी हैं, एक संजीव जी हैं। मैं इन दोनों से भी समझूंगी, मैं इन दोनों से भी समझूंगी पक्ष विपक्ष की बातें, आखिर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं। रतिंदर जी, पक्ष विपक्ष तो पहले भी होते थे ना, लेकिन अब ये हो क्या रहा है? अब चीजें इतना ज्यादा एग्जैजरेट क्यों हो जाती हैं? मैडम, मैं एक बात और बताऊं आपको, ये मेरे हाथ में एक डब्बा है, इसके अंदर एक ऐसी गोली है जिसको खाते ही ना 30 साल आदमी की उम्र कम हो जाती है। राहुल गांधी ने यही काम किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चिट्ठी दिखाई, आज देश उनसे मांग रहा है कि मुझे हमें ये गोली आपने खाई है क्या? प्रूफ दे दीजिए, कोर्ट नहीं, मुझे लग रहा है रतिंदर जी की पढ़ाई में थोड़ी कमी रह गई। मुझे ऐसा लग रहा है रतिंदर जी आपकी कोई गलती नहीं है, एजुकेशन में कमी हो गई, हर एक के बीच में आप ले लेंगे, हर एक के बीच में मत की बात है। मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया, हर किसी के बीच में मत बोलिए। संजीव जी, आपका एंड कमेंट, मुझे वाइंड अप करना है। फिर भी बोला, उसके बावजूद अगर आपकी बात बोल रहे हैं तो अगर आपके दिमाग में राहुल गांधी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे राहुल, अगर राहुल गांधी किसी के दिल दिमाग में है तो अच्छी बात है ये। गरिमा जी शांत, गरिमा जी शांत। अगर राहुल गांधी किसी के दिल दिमाग में है तो ये अच्छी बात है ना, शांत हो जाइए। मैं संजीव जी का एंड कमेंट ले लूं, मैं संजीव जी का एंड कमेंट ले लूं। अगर आप बोलना बंद नहीं करेंगे तो मुझे यूं ही वाइंड अप करना पड़ेगा। संजीव जी, एंड कमेंट आपका। ठीक है, रहने दीजिए। अगर राहुल गांधी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राम कुमार जी, गरिमा जी, रतिंदर जी, संजीव कौशिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। वोटर अधिकार यात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, एसआईआर को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल बहुत से हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में जॉर्ज सोरोस का नाम सामने आ गया और बीजेपी कह रही है बड़ी बेशर्मी के साथ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। अब झूठा कौन, सच्चा कौन, इलेक्शंस का इंतजार करना होगा।